एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, वो इसके दोनों पार्ट्स बताने। बताओ। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स क्या करता है, मेडुला क्या करता है? कॉर्टेक्स 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसकी कुछ ऐसे शक्ल होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये होता है आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है? कॉर्टिसोल और, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होते हैं, उन 3 लेयर्स के नाम बताओ। अच्छा चलो, एक्सीलेंट। दोबारा से बात करते, बहुत अच्छे, बैठो। एड्रेनल इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो एड्रेनल मेडुला होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सिंपैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एड्रेनल की, उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाल को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट को कहते हैं ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलरिस, और तीसरी होती है ज़ोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलेटा, ज़ोना रेटिकुलरिस। इसको आप याद इस तरीके से रखो, जैसे किडनी के ऊपर है तो इसको आप ऐसे याद रखो, GFR। और इसके लिए एक और एक निमोनिक है, द डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट्स। तो जो ग्लोमेरुलोसा है ये क्या प्रोड्यूस करता है आपका? एल्डोस्टेरोन। ये क्या प्रोड्यूस करता है आपका? एल्डोस्टेरोन। जो फेसिकुलेटा है ये क्या प्रोड्यूस करता है? कॉर्टिसोल। देखो आउटर मोस्ट से थोड़ा सा इनर साइड पे हम गए तो इससे क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? कॉर्टिसोल। और रेटिकुलरिस क्या प्रोड्यूस करता है आपके? सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स या एंड्रोजन। सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स और, ठीक है। अच्छा अब देखो कंजेनिटल एनोमली एड्रेनल ग्लैंड की एक है, दैट इज कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के बारे में सुना है आप लोगों ने? कैसे होता है? इसमें बेसिकली एंजाइम्स डेफिशिएंसी होती है। 3 तरह की कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होती है। कौन कौन सी होती है? एक है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, दूसरी कौन सी है? 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तीसरी 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। क्लियर? अब इसमें ना आपने पता है क्या याद करना है, बहुत लंबी डायग्राम है। कोलेस्ट्रॉल से बदन क्या बनता है, कौन से क्या बनता है, कौन से क्या बनता है, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? अगर कोई एंजाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, फिर है 21 अल्फा 21 हाइड्रोक्सिलेज, तीसरा है 11, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ये 3 एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। इसमें से 1 या 2 सवाल जो है वो बन ही जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एंजाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैं पहले शोर कर रहा था, मैंने कहा तुम ले लो, तुम लोग बात नहीं हो। अगर कोई एंजाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी एंजाइम, तो उसमें क्या होगा? उसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसमें एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा, बाकी तमाम हार्मोन्स डिक्रीज करेंगे। बाकी हार्मोन कौन कौन से? कॉर्टिसोल्स हैं और सेक्स स्टेरॉइड्स या एंड्रोजन हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा कम होगा? इसमें ज्यादा होगा। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, ठीक है। 21 अब इसमें क्या होगा? इसमें भी एल्डोस्टेरोन। एक बार फिर से, अगर कोई एंजाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, बाकी तमाम हार्मोन कम हो जाते हैं। और अगर कोई एंजाइम 1 पे एंड हो रहा है तो उसमें सेक्स हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, बाकी सब कम हो जाते हैं। अब इनमें एक ऐसा डिफेक्ट है, जैसे 11 वाले को देखो,
1 से स्टार्ट भी हो रहा है, 1 पे एंड भी हो रहा है। इसमें एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा होगा और एंड्रोजन भी ज्यादा होगा। ये विद दिस बेसिक नॉलेज अब जब हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जो वो पूरा जो पाथवे है ना, कोलेस्ट्रॉल से ये सारा कुछ डिराइव होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ऐसे जब टूटना शुरू होता है ना, तो इससे क्या होता है, फिर 3 चीजें बनना शुरू होती है, ठीक है, जिनमें डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ, बट उसका फायदा नहीं है याद करने का कि कैसे इसमें डेस्मोलेज कैसे एक्ट करता है। वो फिर प्रेग्निलोन बनाता है इसको, प्रेग्निलोन से फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनता है, वगैरह वगैरह। नीचे इवेंचुअली क्या बनता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, और तीसरा क्या बनता है, सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन। अब देखो पहली सबसे हम पढ़ते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला ज्यादा हो जाएगा, बाकी सारे कम हो जाएंगे। अब जब कॉर्टिसोल, एक एंजाइम ज्यादा हुआ ना, कॉर्टिसोल कम बन रहा है, इसमें ऐसा ही है। कॉर्टिसोल जब कम बन रहा है तो एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट होगा। हमने नेगेटिव फीडबैक में क्या पढ़ा था कि अगर कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो एसीटीएच कम होगा, लेकिन यहाँ पे कॉर्टिसोल कम बन रहा है ना, जिसकी वजह से एसीटीएच ज्यादा बनेगा। वो एसीटीएच बार बार क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता रहेगा, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया, जिसको कहते हैं कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। क्लियर। अब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ये बच्चा आपके पास, ये हाइपोवोलेमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, ये सोडियम की रिटेंशन कराता है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है, सोडियम की रिटेंशन और पोटेशियम की एक्सक्रीशन। कॉर्टिसोल या तो ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है या कम। अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको कौन सी डिजीज कहते हैं हम, कुशिंग डिजीज। उसको कौन सी डिजीज कहते हैं हम, और अगर कम प्रोड्यूस होगा तो उसको एडिसन डिजीज कहते हैं। लेकिन एडिसन सिर्फ कॉर्टिसोल से रिलेटेड नहीं है, एडिसन डिजीज में टोटल एड्रेनल डेफिशिएंसी हो जाती है। एड्रेनल इनसफिशिएंसी का नाम एडिसन डिजीज है। एडिसन को फिलहाल भूल जाओ, कुशिंग पे बात करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल। अब इस पे बात करें, कॉर्टिसोल का काम क्या है, सबसे पहले आप ये बोलो। सबसे पहले ग्लूकोज, कॉर्टिसोल फाइट फ्लाइट हार्मोन, और कौन सा फ्लाइट हार्मोन, एपी, नॉर एपी, इवन ग्लूकागोन। तो कॉर्टिसोल सबसे पहले जब आप भागते हो, मिसाल के तौर पे फ्लाइट जब भी आए ना जेन में, आप ऐसे एग्जांपल असेस करो कि आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, बस आसान तरीन एग्जांपल। आपका ब्रेन किसी भी स्ट्रेस में ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ, और जैसे आपका तब दिमाग काम नहीं करता, सोचो एक पागल कुत्ता आपके पीछे लग जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ऐसे बौखला से जाओगे, ठीक है। तो अब लेकिन बॉडी नहीं बौखलाती, बॉडी बहुत सियानी है। बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने सबसे पहले कहा भाई अब ये बहुत तेज तक भागेगा, बहुत दूर तक भागेगा, क्योंकि कुत्ता पता नहीं कब पीछा छोड़े। तो वो सबसे पहले कहेगी कि भागने के लिए इसको क्या चीज की जरूरत है, ग्लूकोज की। तो सबसे पहली चीज क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये कॉर्टिसोल का एक काम होगा। अब जब एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता रहेगा ना कुशिंग डिजीज में, अब कुशिंग डिजीज में देखो, जिस बंदे में कुशिंग डिजीज है वो बिस्तर पे लेटा, उसके पीछे तो कुत्ता नहीं लगा हुआ। अगर लगा हो तो ये ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो तो बेड पे लेटा हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है जैसे उसके पीछे कुत्ता लगा हुआ है। वो ग्लूकोज को ज्यादा किए जा रही है, वो ग्लूकोज कहीं तो जाएगा ना भाई, वो कहाँ जाएगा, फिर वो फैट्स पे कन्वर्ट होने लग जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, फैट। तभी आप लोग कहते हो ना कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। जो बंदे भी जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, क्या कहते हैं, कार्ब्स नहीं। डाइटिंग शुरू करते हो आप, सबसे पहले क्या करते हो, कार्ब्स नहीं खाने आते। क्यों नहीं खाने, कार्ब्स सबसे इजी किस में कन्वर्ट हो जाते, जाते साथ ग्लूकोज में, और एक्सेसिव ग्लूकोज आसानी से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की ग्लूकोज आसानी से किधर चला जाता है, एडिपोज टिश्यू में, और फैट्स बन जाता है, जिसको लिपोजेनेसिस कहते हैं। इसमें फिर क्या होता है,
ट्रंकल ओबेसिटी आ जाती है। फिर बफलो हम्प, वो गोलू मोलू, मून फेसिस, ठीक है, मून फेसिस, बफलो हम्प, ट्रंकल ओबेसिटी वगैरह। हाँ, सेंट्रल ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी एक लाइन याद की होती है, वो जैसे वो संजय दत्त वाली मूवी थी, कहते यूं ये सीक्वेंस नहीं खराब की, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगाया यार। मैं ट्रंकल ओबेसिटी बोल रहा हूं, आप लोगों ने सेंट्रल ओबेसिटी, वही एक ही चीज है। दो तरह की ओबेसिटीज होती है, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी और ट्रंकल ओबेसिटी, एक होती है विसरल ओबेसिटी। विसरल ओबेसिटी क्या होती है? जिसमें विसरास में फैट्स चढ़ जाते हैं, बंदा थिन एंड लीन होगा लेकिन उसके विसरास में फैट्स होंगे। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हर बंदा मोटा नहीं होता, कई लोग पतले भी होते हैं फिर भी डायबिटिक होते हैं, क्योंकि उनके विसरास के ऊपर फैट होते हैं। वापस आते हैं इस अपने बंदे पे, कुशिंग वाले पे, गोलू मोलू पे। ट्रंकल ओबेसिटी, बफलो हम्प, मून फेसिस। बफलो हम्प क्या होता है? ये पीछे यहाँ पे भी फैट डिपॉजिट होगा, ठीक है। और इसके साथ और क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को, और डायबिटीज हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी, और एब्डोमिनल स्ट्राइक। जब ज्यादा ग्लूकोज रहता है, आप लोगों ने कभी ये चीज, अच्छा सुनो तो एक सेकेंड, आप लोगों ने कभी ये चीज सुनी है कि डायबिटीज में वुंड की हीलिंग नहीं होती? अगर जख्म बन जाए तो आसानी से, क्यों भाई? ठीक है, न्यूरोपैथी वेस्कुलोपैथी तो है। असल में हाइपरग्लाइसीमिया एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। हाइपरग्लाइसीमिया को आप ये डिक्लेयर कीजिए एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। इसी तरीके से ये डैमेज करना शुरू कर देती है, किसको? आपके कोलाजन को। कोलाजन के डैमेज होने की वजह से एब्डोमिनल स्ट्राई बनना शुरू हो जाते हैं। व्हाट आर एब्डोमिनल स्ट्राई? जिनको आप स्ट्रेच मार्क्स कहते हो, तो स्ट्रेच मार्क्स बनने लग जाते हैं एब्डोमिनल स्ट्राई, ठीक है। और क्या होने लग जाता है इसमें? एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस भी हो सकता है इसमें। व्हाट वाज एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस? कल बताया था। डार्कनिंग एंड हाइपरकेराटोसिस, वर्ड याद आ गया। डार्कनिंग एंड हाइपरकेराटोसिस आर स्किन ऑफ एक्सेला, बैक ऑफ नेक, लेटरल नेक, बैक ऑफ नेक एंड ग्रॉइन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है इस पेशेंट में? इतना काफी है यार, कुशिंग में इतना काफी है कॉर्टिसोल का काम। बाकी आप लोगों ने देख रहे हैं जो छोटी मोटी है। अब अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस भी ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि फैट ज्यादा है तो वो सारा। कुशिंग डिजीज में ना ये सब हो जाएगा उस बच्चे को, उस बच्चे को, उस बंदे को, उस खातून को, उस औरत को, सबको, ठीक है। एंड शी और ही विल बी लाइक अ गोलू मोलू बेबी, ठीक है, पूरा ऐसे फुटबॉल टाइप। और ये सब चीजें जो है उस बेचारे में हो रही होगी कुशिंग डिजीज में, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। अच्छा, कुशिंग डिजीज हो किस वजह से सकती है? एक हो सकती है एड्रेनल हाइपरप्लेजिया इटसेल्फ से, अगर तो वेसिकुलेटा में कोई ऐसा ट्यूमर है जो ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है जो एसीटीएच ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एसीटीएच ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा से एसीटीएच सिक्रेटिंग एडिनोमा है, तो क्या होगा? तो भी कुशिंग सिंड्रोम होगा। आप फर्क कैसे करोगे आप कुशिंग डिजीज में, सिंड्रोम में? एक कुशिंग सिंड्रोम यानी कि जो सीएनएस के यानी कि पिट्यूटरी का जो एडिनोमा होगा वो हमेशा बायलेटरल हाइपरप्लेजिया करवाएगा, जबकि अगर अकेले नीचे एड्रेनल में मसला है तो इट कुड बी यूनिलेटरल। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिट्यूटरी का एडिनोमा ना हो, एक्सोजेनस कहीं पे सिक्रीट हो रहा है एसीटीएच, जैसा कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, एसीटीएच सिक्रीट करता है वो, तो जो वो एसीटीएच सिक्रीट करेगा वो भी बायलेटरल हाइपरप्लेजिया करवाएगा, ठीक है। अब आपने कैसे डायग्नोज करना है इसको? सबसे पहले आपने इसमें चेक करना है लो डेक्सामेथासोन। सबसे पहले आपने चेक करना है, पेशेंट जब इसके साथ प्रेजेंट करेगा कॉर्टिसोल लेवल चेक करना है 24 और यूरिन कॉर्टिसोल लेवल चेक करते हैं आपने। सुबह उठेगा आपने यूरिन में चेक करना है कि कॉर्टिसोल कितना सिक्रीट हो रहा है। अगर तो ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है? लो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अगर तो एसीटीएच पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सप्रेस हो जाएगा। अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है या कहीं से और से तो सप्रेस नहीं होगा। और अगर
और अगर कुशिंग डिजीज है इटसेल्फ है यानी कि हाइपरप्लेजिया है तो वो भी सप्रेस नहीं होगा क्योंकि वो भी ऑटोनोमस होता है। क्लियर? फिर आप क्या करते हो, फिर आप सीटी स्कैन करते हो, किसका? ब्रेन का। ब्रेन की एमआरआई करते हो, सीटी स्कैन करते हो आप एब्डोमेन का, एब्डोमेन के सीटी करते हो और एब्डोमेन के सीटी स्कैन करने पे आपको ये पता चलेगा कि कोई ऑटोनोमस मैस है कोई एड्रेनल ग्लैंड में, वो भी नहीं है, पिट्यूटरी में मास भी नहीं है, तो फिर स्मॉल सेल आना चाहिए। ठीक है? अगर ये तीनों नहीं है फिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है नहीं, क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा आ चुका था यूरिन में ऑलरेडी, अगर कॉर्टिसोल भी ज्यादा नहीं आता तो फिर इसका मतलब वो कि एथलीट है जो कि ज्यादा स्टीरॉइड्स ले रहा है बाहर से, उसकी वजह से भी हो जाता है। पिछले दिनों एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक वायरल एक वीडियो हुई थी, उसमें एक डॉक्टर ये बताता था कि अपने बच्चों को डायपर रैश के लिए बहुत ज़्यादा वो क्रीम्स ना यूज़ किया करो। ऐसा क्यों है? क्वैक्स की क्रीम क्यों ना यूज़ किया करो? मैं आजकल ना हम मॉडर्न हो गए, पता है मैडम, बंद करते हैं।